सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 11th के चैप्टर 2 पे बेस्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, और ये आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं। सिमिलरली आपको एक g नाम का रिलेशन दिया हुआ है g ऑफ x, जिसकी ये वैल्यूज दी हुई हैं, और आपको ये प्रूव करना है कि f फंक्शन है बट g फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, ठीक है। ये यहाँ पर 3 तक जा रहा है, ठीक है, और सेम फंक्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये यहाँ पर 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और यहाँ पर 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इस पूरे फंक्शन में हम जो है 3 से कम, इस एक्स स्क्वायर के लिए 0 से 3 तक लेना है और 3x के लिए 3 से 10 तक लेना है। बट अगर ओवरऑल फंक्शन की बात करूं तो 3 इनका कॉमन पॉइंट है, 3 इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसमें अगर मैंने 2 लिया मतलब 3 से कम लिया, तो इसमें 2 नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें 3 से बड़ी संख्या लेनी है, 3 या 3 से बड़ी संख्या लेनी है, और इसमें 3 या 3 से छोटी संख्या लेनी है। तो क्यों ना मैं 3 पुट करके देख लूं, इस फंक्शन में 3 पुट करके देख लूं। तो मैं लिखूं फॉर रिलेशन f एट x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 पे रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, 3 की ही बात करूं, और कहां पर 3x पे, तो 3x बराबर जाएगा 3 इंटू 3 बराबर 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करने पे मुझे दोनों ही जगह क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। आई बात समझ में? x की जगह पे 3 पुट करने पे दोनों ही जगह मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब सिमिलरली फॉर g करूं, अगर मैं फॉर g एट x इक्वल टू 3 करूं, मेरी बात समझना, फॉर g एट x इक्वल टू 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि जी जो रिलेशन है वो अलग है ना। यहाँ पर ये 2 तक जा रहा है और यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 2 लूंगा। जैसे यहाँ पर 3 तक जा रहा था, 3 से स्टार्ट हो रहा था, मैंने एट x इक्वल टू 3 लिया, और यहाँ पर 2 तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 2 लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर में पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4, और 3x में पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। अब दिक्कत यहां पर ये है, अब ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। अगर मैं x इक्वल टू 3 रख रहा हूं तो दोनों बार 9 ही बन रही, मतलब एक बार में, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही। बट यहाँ पर 2 पुट करने पर 4 भी आ रहा है आंसर, 6 भी आ रहा है, तो यहाँ पर इमेज जो कितनी बन रही है, 2 बन रही है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि ईच एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। ये हमको क्या पता है, ये हमको थ्योरेटिकली पता है। मींस ईच एलिमेंट, ऐसा लिख लेना, फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन वी नो दैट ईच एलिमेंट हैज सिंगल इमेज and 3 is having its image as 9, therefore f is a function, but यहां पर लिख लूंगा, but 2 is having 2 images which are 4 and 6, therefore g is not a function। सीधी सी बात है, इतना ही आपको करना रहता है कि आपने क्या देख लिया, यहाँ पर 3 की एक ही इमेज बन रही, दोनों ही केसेस में 9 आ रहा है, बट यहाँ पर एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 की एक ही इमेज बन रही है, बट यहाँ पर 2 की 2 इमेज बन रही है। एक इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, मतलब वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा बन रही है मतलब वो फंक्शन नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, f फंक्शन हो जाएगा और g फंक्शन नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब f of x क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, मतलब ये भी f of x हुआ, ये भी f of x, अरे दोनों की अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज गिवन है। हमें तो इस बात पे ध्यान रखना है कि f of x जो है एक्स स्क्वायर गिवन है,
अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है सो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। अरे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है मतलब इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1.1 का स्क्वायर करोगे 11 का होता है 121, तो इसका हो जाएगा कितना 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1.1 में से 1 घटा दोगे कितना बचेगा 0.1। अब 1.21 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.21 अपॉन कितना 0.1। इतनी बात समझ आए। तो अगर यहां से एक डेसिमल हटाओगे तो यहां पर भी एक इधर शिफ्ट होगा, तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 2.1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना तो आपको गिवन है ही। अब ध्यान से देखो तो ये जो है ऊपर वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लग रही, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको ओपन करो, अरे प्रॉपर्टी होती ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होती ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसको ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1। यही तो लिखा हुआ है ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान समझना। बट यहाँ पर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जीरो मतलब मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि नीचे जीरो ना आए। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके जब इक्वल टू जीरो करूंगा मतलब इसके फैक्टर्स निकालूंगा मैं, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यह जाएगा आपका 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। देखो 6 टू 12 भी हो रहा है, माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8 भी हो रहा है। यहाँ पर x कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 6, मतलब यहाँ पर भी x माइनस 6 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा फिर, क्योंकि माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू माइनस 6 माइनस प्लस का 12। अब यहाँ से x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, मतलब क्या x माइनस 6 बराबर जीरो, मतलब x बराबर कितना 6, और x माइनस 2 जीरो कब आएगा जब x बराबर कितना रहे 2 रहे, मतलब x बराबर 6 और x बराबर 2 आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में। तो हमारे पास फैक्टर्स ओवरऑल क्या है, फैक्टर्स ओवरऑल क्या है यहाँ पर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। अरे इसको फैक्टराइज करने पर मेरे पास फैक्टर्स क्या आए थे, फैक्टर्स तो यही आए थे ना x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ से हमने ये दो वैल्यूज क्यों निकाले, ताकि हमें ये पता लग जाए कि क्या वैल्यूज हमें नहीं लेनी है। अब आप कॉमन सेंस वाली बात करो, यहाँ पर अगर 6 रखूंगा तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा जीरो। अब जीरो इंटू समथिंग जीरो ही रहेगा तो नीचे जीरो आ गया, तो मतलब x यहाँ पे क्या नहीं ले सकता मैं 6 नहीं ले सकता। सिमिलरली यहाँ पर 2 रखने पे भी जीरो आ जाएगा, तो मैं x की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकता। आई बात समझ में, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं x की वैल्यू ना 6 ले सकता हूं ना ही 2 ले सकता हूं। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन will be the set of all real numbers except कौन कौन से दो छोड़ने 6 और 2, except 2 and 6। ठीक है, आप या तो ये लिख सकते हो या फिर इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, डोमेन बराबर आर माइनस, ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये दोनों छोड़ने हैं, ये दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं। तो आर माइनस सारा रियल नंबर का सेट किन दोनों को छोड़ के 2,6 को छोड़ के, ये भी आप लिख सकते हो, या तो आप ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डोमेन होगा आर माइनस, माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये जो सेट लिखा हुआ है, इनको छोड़ के सारा रियल नंबर का सेट, तो आर माइनस 2,6, क्योंकि 2 और 6 पे क्या आ रहा है यहाँ पर जीरो आ रहा है, और हमें यहाँ पर जीरो नहीं चाहिए, तो हमें 2 और 6 को छोड़ के सारे रियल नंबर इसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 1। अब देखो अगर फॉर
फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा, माइनस वन उधर जाके प्लस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू वन हो सकती है और वन से बड़ी कुछ भी हो सकती है। और देखो बाकी तो सारा रियल नंबर की बात होती है ना, तो x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए कहाँ आ रही, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, मतलब वन हो सकती है और वन से ऊपर कुछ भी हो सकती है। तो मैं डोमेन बराबर लिख सकता हूँ। डोमेन इसका क्या बन जाएगा, डोमेन इसका क्या बन जाएगा बताइए जल्दी, डोमेन इसका बन जाएगा सेमी क्लोज ब्रैकेट में वन कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि वन हो सकता है और वन से ऊपर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस इतना ही लिखना रहता है। आपने क्या निकाल लिया, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो निकाला, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। और डोमेन क्या बोलता है, डोमेन क्या बोलता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब वन हो सकती है और वन से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो वन से लेकर इंफिनिटी तक सारी क्या वैल्यूज उसकी क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात, अब हमें रेंज निकालनी है। अब हमें रेंज निकालनी तो हमें इसकी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, कहां से कहां तक जाएगी, इसकी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। तो फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब रेंज के लिए देखो हमें क्या पता लगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वन है। वन से लेकर इंफिनिटी तक इसका क्या है, डोमेन है। वन से लेकर इंफिनिटी तक क्या है, इसका डोमेन है। अब इसका रेंज और चेक कर लेते हैं। अगर मैंने मतलब फॉर x इक्वल टू वन रखा, क्योंकि वन से तो स्टार्ट ही हो रही ना, फॉर x इक्वल टू वन, फॉर x इक्वल टू वन, x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम्प्लाइज अंडर द रूट x माइनस वन भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर x माइनस वन जीरो है तो मतलब x माइनस वन अंडर द रूट x माइनस वन की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई। और ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है ये। x इक्वल टू वन पे जीरो आ रहा है और यही क्या रहेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, यही रहेगी ना मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमने मिनिमम डोमेन, जो डोमेन की पहला जहां से चालू हो रहा है डोमेन, हमने वो यहां पर पुट करके देखा, तो x इक्वल टू वन पे क्या आया, जीरो आएगा, जो कि इस पूरी वैल्यू की क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी। मतलब क्या हुआ, रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, रेंज जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब जीरो हो सकती है, इक्वल टू जीरो आया है ना, तो रेंज हो जाएगी जीरो कॉमा इंफिनिटी। सीधी सी बात है, इतनी बात समझो, डोमेन निकालने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन आया, मतलब वन से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू। फिर वन को हमने वापस कहां पुट कर रखा, क्योंकि यहीं से चालू हो रही, तो इसी को हमने इस फंक्शन में पुट करा, तो x इक्वल टू वन रखा तो x माइनस वन जीरो आया, और x माइनस वन जीरो मतलब अंडर रूट में जीरो, मतलब जीरो, मतलब अंडर रूट x माइनस वन की वैल्यू भी जीरो आई, और यही वैल्यू क्या रहेगी, इसकी मिनिमम रहेगी, क्योंकि वन पे निकाली हमने। वन डोमेन का सबसे फर्स्ट वैल्यू है ना, डोमेन वन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने x इक्वल टू वन पे जीरो आया, मतलब क्या आया, इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई, मतलब इसकी रेंज कहां से चालू होगी, जीरो से, और कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। इसलिए जीरो और वन के देखो, जो इंक्लूडेड है उधर पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जो नहीं है वहां पर हम राउंड ब्रैकेट, इसलिए डोमेन रहेगा इसका वन से लेकर इंफिनिटी, और रेंज रहेगी जीरो से लेकर इंफिनिटी। यहाँ पर वन इंक्लूडेड है, यहाँ पर जीरो इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका तो सीधा सीधा लिख सकते हो, डोमेन बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। अब हमें रेंज चेक करनी है कि सारे रियल नंबर बारी बारी पुट करने से हमारी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम रेंज निकालना चाहें, मान लो फॉर एक्स इक्वल टू, देखो रियल नंबर सारे, नेगेटिव से पॉजिटिव तो सारे, अगर मान लो मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल माइनस टू रखा, एक्स की वैल्यू क्या रखी, माइनस टू रखी, तो यहाँ पर माइनस टू रखने पे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस टू माइनस वन, मतलब क्या, मॉड में माइनस का थ्री, बाहर आके तो थ्री ही होना, मतलब मैं नेगेटिव वैल्यू रखने पे मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, हमें हर नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव देता ही देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, रेंज
रेंज बराबर क्या, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। याद रखना ये बात, मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज तो हमेशा आर होती है, रियल नंबर्स होती है, और सॉरी डोमेन जो है हमेशा रियल नंबर होता ही होता है, और रेंज हमने इस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये दोनों, ये मेन बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो डोमेन होता है मॉड्यूलस फंक्शन का वो हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, मतलब आर होता है, और रेंज ये होती है। यही आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के लिए आप ये प्रूफ कर सकते हो, फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल फॉर x इक्वल टू -2, अगर ये आ रहा है मींस कि फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू दिस फंक्शन विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, सो द रेंज इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, और करके एक और चीज लिख सकते हो इसको, कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको दूसरी शब्दों में लिखना बता रहा हूं आपको, इसको ये भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव भी क्या है, अरे नॉन नेगेटिव बोलूं या पॉजिटिव बोलूं एक ही बात है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ये भी बोल सकते हो, ठीक है। बस शब्दों का डिफरेंस है, मीनिंग वही है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो या तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का भी मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं है मतलब क्या है, पॉजिटिव है। Then next question, let f equal to x square comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R be a function from R to R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, आपको f की रेंज निकालनी। अब एक मतलब रेंज निकालनी मतलब हमें ये देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं देखो x कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और आना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा है, अब मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं, तो ये वैल्यू देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अगर मैं एक्स की वैल्यू मान लू, फॉर एग्जांपल आपके लिए बस एग्जांपल के लिए रहा हूं, -2 भी पुट करता हूं, तो ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4, मतलब क्या, 4 अपॉन 5। इतनी बात समझ में, हमेशा मैं कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लूं, हमेशा ये जो वैल्यू आएगी, ये कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आने वाली है। ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आने वाली, अरे ये तो ऑलरेडी आएगी, ये तो सीधे सीधे देख रहे, हम इसकी भी बात करें तो ये भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है हमेशा क्या है, जो डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है। इतनी बात समझ में, डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, मतलब वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 1 कभी नहीं होगी, 1 होगी ही नहीं, क्योंकि +1 हो रहा है, हमेशा 1 हो रहा है, हमेशा ही ये हो रहा है, किसी भी वैल्यू पे देखूं तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, 1 कभी नहीं होगी। दूसरी बात, 0 हो सकती है, देखो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ये अब भी हमने देख लिया, नेगेटिव हम रेंज निकालना तो हमें सबसे कम वाली वैल्यू देखनी है, कहां तक फंक्शन जा सकता है हमें वो वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो एक बात समझो, नेगेटिव तो होगी ही नहीं, अभी हमने चेक कर लिया, क्या 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करूंगा 0 ही आना। देखो नीचे 0 नहीं बनने वाला, नीचे 0 नहीं बनेगा, उसकी टेंशन मत लो, यहाँ पर नीचे इस बार 0 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 पुट भी करता हूं तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, बट 0 अपॉन 1 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, मीन्स ऐसा लिख सकता हूं, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी जीरो and will always positive
also its value will be less than 1। ठीक है, इतनी बात समझ में। जीरो हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी और हमेशा लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज आ जाएगी आपकी। ध्यान से देखो, क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, जीरो हो सकती है, बट हमें हमेशा लेस देन 1 रहेगी। पॉजिटिव तो है ही, तो जीरो से स्टार्ट हो रही ना, हमने अभी देखा ना, जीरो हो सकती है, तो जीरो को मैंने क्लोज ब्रैकेट में लिखा है, जीरो के साइड ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट बनाया, कॉमा। बट क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, लेस देन 1 होगी। जीरो से जीरो हो सकती, जीरो से 1 के बीच में कुछ हो सकती, बट 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं आएगी, 1 से हमेशा कम आएगी, 1 से हमेशा कम आएगी, मतलब 1 को मुझे राउंड वाले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो रेंज इसकी हो जाएगी 0,1, सेमी क्लोज ब्रैकेट में 0,1, मतलब जीरो हो सकती है, जीरो से 1 तक कुछ भी हो सकती है, बट 1 नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर है। देन 7th क्वेश्चन देखिए, if f comma g such that r tends to r be defined respectively by f of x equal to x plus 1 and या कॉमा g of x बराबर 2x minus 3, find f plus g, f minus g and f upon g। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम f plus g निकाल लेते हैं। तो f plus g क्या होगा, f of x plus g of x। ये ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी अलजेब्रा की मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो पहले वीडियो देखे, फिर इस वापस इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो f of x कितना है, x plus 1 प्लस g of x कितना है, 2x minus 3, 2x minus 3। तो x plus 2x कितना हो जाएगा, 3x, और 1 minus 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। बस इतना ही करना था, ये आंसर हो गया आपका। अब निकालना है f minus g। तो f minus g मतलब f of x माइनस g of x की बात कर रहे होंगे, मतलब x प्लस 1। अब माइनस साइन आएगा तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि f of x में से पूरा g of x माइनस हो रहा है ना, केवल 2x थोड़ी ना माइनस हो रहा है, इसलिए। तो x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x, और 3 प्लस 1 4, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4 माइनस एक्स पलट के। ठीक है, ऐसा पलट के लिख दो, कोई बुराई थोड़ी ना, माइनस एक्स प्लस 4 को 4 माइनस एक्स लिख दो। अब निकालना f अपॉन g। f अपॉन g क्या होता है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अब f ऑफ x कितना है हमारे पास, x प्लस 1, और g ऑफ x क्या है, 2x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमें कॉमा क्या लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x जो है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 तो होगा। अब देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, 3/2। मतलब x की वैल्यू जो है 3/2 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 3/2 नहीं आनी चाहिए। अगर 3/2 आएगी मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाली टर्म जो है, नीचे वाली टर्म जो है वो 0 होगी, ये 0 हुई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन 0 नहीं होगा, ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा, तो 2x बराबर 3 आएगा, x की वैल्यू 3/2। अगर x बराबर 3/2 रख दिया, मतलब ये टर्म क्या हो गई, 0। ये टर्म अगर 0 हुई मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया, डिनोमिनेटर में 0 आया तो फंक्शन कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉमा, इसकी जगह पे मतलब एक ये लिख सकते हो, एक ये लिख सकते हो, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ऐसा लिख सकते हो। ये ज्यादा और प्रिसाइज आंसर आपका हो जाएगा। ये भी लिखना, इसके बाद फिर ये लिख देना f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 है, बढ़िया से रफ में जाके ये निकाल लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2, मतलब x बराबर 3/2 आने पर ये एलिमेंट 0 हो रहा है, ये अगर ये 0 हो रहा है मतलब फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 है, मतलब फंक्शन इनफाइनाइट, तो इसलिए यहाँ पर 0 मतलब x की वैल्यू हम 3/2 नहीं ले सकते। 3/2 लेने पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f इक्वल टू, ये पूरा दिया हुआ है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर से इंटीजर, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a कॉमा b, डिटरमाइन a एंड b या a कॉमा b। अब एक चीज समझो, ये 1,1 या 2,3 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू रखने पे मुझे ये वैल्यू मिलेगी,
यही होता है ना कि x की ये वैल्यू रखने पे f ऑफ x की ये वैल्यू मिलेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, f ऑफ 2 बराबर ही 3 आया होगा, f ऑफ 2 रखने पर ही क्या आया होगा, 3 आया होगा। ऐसे f ऑफ 0 रखने पे -1, f ऑफ -1 रखने पे -3 आया होगा, यही मतलब रहता है। तो देखो सीधी सी बात है, अरे देखो जिसको नहीं भी पता वो ये समझो कि पहली वाली वैल्यू x की जगह पे पहली वाली वैल्यू रखने पे ये मिलता है। अगर f ऑफ x पे मतलब f ऑफ 1 रखूं, यहां मैं x की जगह पे 1 रखूं तो ये पूरी वैल्यू जो है ये दूसरी वैल्यू रहेगी। ऐसी 2 रखने पे मुझे 3 मिलेगा। इतनी बात समझ। तो f ऑफ x बराबर क्या है, ax प्लस b है फॉर एलिमेंट 1,1। इस एलिमेंट के लिए f ऑफ 1 रखूंगा, मतलब f ऑफ 1 किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। मतलब 1 बराबर a इंटू 1 प्लस b, तो 1 बराबर क्या आ गया, a प्लस b। ठीक है, तो यहां से a या b में से किसी की वैल्यू निकालो, तो चलो a की वैल्यू निकाल लेते, तो a बराबर आ जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। अरे b इधर जाके माइनस में आएगा तो a बराबर आ जाएगा 1 माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दो, 1 मार्क कर दो। अब सिमिलरली फॉर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो हम दूसरे नंबर का ले लेते हैं। फॉर एलिमेंट दूसरा वाला क्या है, 2,3। तो f ऑफ 2 रखने पे क्या आएगा, 3 आएगा। f ऑफ 2 रखने पे क्या आएगा, 3 आएगा। अभी बता, f ऑफ 2 रखने पे 3 आएगा, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3 आ गई। तो 3 बराबर f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3 बराबर x पे क्या रखना है, 2 रखना है, a इंटू 2 प्लस b। तो 3 बराबर क्या हो गया, 2a प्लस b। ठीक है, अब क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इन b, मतलब चलो इन सेकेंड ऐसा लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। तो a की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 3 बराबर ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी और ये प्लस बी। ठीक है, अरे यही का यही है ना। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2 1 2 माइनस 2b प्लस बी। तो ये जाएगा 3, इधर जाके आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, और ये क्या बचेगा, -2 प्लस बी मतलब माइनस का बी। तो b बराबर क्या आ गया, माइनस का 1, b बराबर माइनस का 1 आ गया। अब पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस वैल्यू इन काय में इक्वेशन 1 में। तो a बराबर क्या है, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब माइनस बी मतलब 1 माइनस बी है, तो ये माइनस तो ये, और b बराबर -1, तो 1 माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 1 प्लस 1, मतलब a बराबर क्या आ गया आपके पास 2, और यही a और b की वैल्यूज आ जाएंगे। a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा -1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है, डिफाइंड बाय r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू b स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू, और इनका आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू n, सबसे पहले हमको ये चेक करना है। अब a है, a b से जरा कंपेयर करो, तो मतलब a बिलोंग टू n होगा और a बराबर a स्क्वायर होगा, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बट फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 3 बिलोंग टू n, 3 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इतनी बात समझ में आई। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, 3 तो नेचुरल नंबर में है, बट यहां पर देखो a b सच दैट a b आ रहा है, ठीक है, और a इक्वल टू b स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो a आएगा और यहाँ पर a इक्वल टू a स्क्वायर आना चाहिए, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं, तो ये तो वैसे भी होगा ही नहीं, इसका आंसर तो 9 ही होगा, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ना 3 बिलोंग्स टू n, बट a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9, ये 3 के बराबर थोड़ी ना है, 3 रखने पे 3 ही मिलना चाहिए ना मुझे। अरे ये यही तो कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट 3 रखने पे मुझे मिल कितना रहा है, 9 मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9
आई बात समझ में, दोनों बराबर ही हैं, a कॉमा ए है तो 3 रखने पे 3 ही मिलना चाहिए था, तो मैंने 3 रखा, तो यहाँ पर 3 रखा, तो बट मुझे तो 9 मिला। इस रिलेशन के हिसाब से मुझे तो 9 मिला, 9 तो 3 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ये जो है रिलेशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर देखो इसकी बात करें तो अगर मैं मान लूं कि 9 बिलोंग करता है n में, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हमको पता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम बोल सकते हैं 9,3 जो है वो बिलोंग कहाँ करेगा, r में, बिलोंग कहाँ करेगा, r में। अब सिमिलरली उल्टा कर लेते हैं, तो 3 बिलोंग करता है कहाँ पर, n में, बट 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, जो कि 3 के बराबर नहीं है। आई बात समझ में, जैसे 9 बिलोंग करता है n में और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, वैसे ही 9 और 3 की अगर बात करें, हम 9 और 3 की बात करें तो 3 बिलोंग करता है n में। देखो एक मान लो मैंने 9,3 लिए, तो ये 3,9 आना चाहिए, मेरी बात समझ में, ये 9,3 लिए तो ये क्या आना चाहिए, 3,9 आने चाहिए ना, ठीक है, तो मैंने 9 बिलोंग करता है n में, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, बिल्कुल सही है कि 9,3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। अब मैंने क्या लिए, अगर मैं इसकी बात करूं 3 बिलोंग टू आर, ठीक है, 3 बिलोंग टू आर, बट मैं 9 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा, 81 होगा, बट वो क्या है, बराबर तो नहीं है 3 के, तो ये क्या हो जाएगा, 3,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर भी नो हो जाएगा, कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि 9 बिलोंग कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9 तो हो रहा है, बट 3 बिलोंग कर रहा है n में, बट 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, वो किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। फिर इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ले लिया 81 बिलोंग टू n, 81 बिलोंग टू n, ठीक है, मतलब क्या, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो मैं लिख सकता हूँ 81,9 बिलोंग्स टू r। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9 बिलोंग्स टू n, मतलब क्या, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 9,3 बिलोंग्स टू r। अब देखो ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, अब ये दोनों आने चाहिए, अब ये दोनों आने चाहिए, ए बी है, बी सी है, अब ए सी आना चाहिए, अब ए सी आना चाहिए, ए बी बी सी ए सी, मतलब ए बी बी सी ए सी, ठीक है, तो बी तो आ रहा है, ए और सी और देख लेते हैं, तो हमें पता है कि 3 भी कहाँ है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ये तो बराबर है ही नहीं ना 81 के, ये तो 81 के बराबर है ही नहीं, कहीं से कहीं तक ताल्लुकात ही नहीं है, कहीं से कहीं तक ताल्लुकात ही नहीं है ना, देखो ना 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही, बट ये किसके बराबर नहीं है, 81, यहाँ पर ठीक है 81 बिलोंग टू n है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, बिल्कुल ठीक है, 9 बिलोंग टू n है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, बिल्कुल सही बात है, 3 बिलोंग टू n है, बट 3 का स्क्वायर 9 आता है, 81 तो नहीं आता, 81 तो नहीं आता, तो मैं क्या बोल दूंगा कि 81,3 डज नॉट बिलोंग टू r, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कि देखो 81 बिल्कुल आता है नेचुरल नंबर में, किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, तो 81, तो 81,9 लिख दिया, ठीक है, फिर 9 बिलोंग टू n है, बिल्कुल ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने लिख दिया 9,3, फिर 3 बिलोंग टू n है, बट 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, ये तो 81 के बराबर आना चाहिए, बट ये तो नहीं है, अब नहीं है तो 81,3 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट ये भी इसमें करता है, ये बिल्कुल नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट, अभी ए और बी आपको दो साइड दिए हुए हैं, और एक एफ बराबर एक आपको रिलेशन दिया हुआ है, अब आपको बताना है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं, कि और एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं, कि ये है रिलेशन, ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। तो पहले सबसे पहले तो हमें रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन भी बन रहा है कि नहीं, तो रिलेशन कब बनेगा, जब ये इसका सबसेट हो ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। भाई देखो ए और बी ये दिया है और इसी से ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये रिलेशन कब बनेगा, जब वो ए क्रॉस बी का क्या बने, सबसेट बने। पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालते हैं, आइए, तो सबसे पहले होगा 1,1, एक बार 1 के साथ सब, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, तो 1,5, फिर 1,9, फिर 1,11, 1,15, 1,16, फिर नेक्स्ट, अब 2 के साथ सब, तो 2,1, 2,5, 2,9, 2,11, 2,15, 2,16, नेक्स्ट 3 के साथ सारे, 3,1, 3,5,
फिर 3,9, फिर 3,11, फिर 3,15, 3,16। अब एक और बच गया हमारे पास क्या, 4,1, 4,5, 4,9, 4,11, 4,15 और 4,16। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब इसमें चेक करो जरा, ये जो एफ जो सेट दिया हुआ है वो इसका सबसेट है कि नहीं। तो देखो 1,5 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये आ गया 1,5। फिर 2,9 है क्या, ये रहा 2, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। 3,1 क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट मेरे ख्याल से हैं इसमें। 3,1 कहाँ है, ये रहा। 4,5 ये रहा। 2,11, 2,11 कहाँ है, ये रहा। ये पांचों के पांचों एलिमेंट इसमें आ गए, पांचों के पांचों एलिमेंट आ गए। since every element of f belongs to a cross b implies f is the subset of a cross b, therefore f is a relation from a to b। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखना f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, f फंक्शन है कि नहीं। अब फंक्शन के लिए मेन क्या रहता है कि एक इमेज बननी चाहिए। तो देखो 1 की 5 बन रही, 2 की 9 बन रही, 3 की 1 बन रही, 4 की 5 बन रही, 2 की फिर 11 बन रही, बिल्कुल नहीं होगा फंक्शन। यहाँ पर 2 की 9 भी बन रही है और यहाँ की 2 की 11 भी बन रही है। तो हम लिखेंगे सिंस 2 is having 2 images, that is 9 and 11, therefore f is not a function। सीधी सी बात है, 2 इमेज बन रही हैं, एक 9 भी बन रही है और एक 11 भी बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f बराबर a into b comma a plus b such that a comma b belongs to z is f a function from z to z, justify your answer। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरे मन से 2, 3 ले लेता हूं और -2, -3 ले लेता हूं। ठीक है, 2, 3, -2, -3 ये मैंने मन से लिए। तो फॉर ये सारे कहां, और दीज बिलोंग्स टू, दीज आर ऑल इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सारे के सारे क्या जेड में बिलोंग करेंगे। तो फॉर ए बराबर 2 एंड बी बराबर 3, पहले मैं इन दोनों की बात कर लूं तो इसके हिसाब से फंक्शन क्या बनेगा, 2 इंटू 3, मतलब फंक्शन की बात नहीं, एक एलिमेंट अगर मैं बनाऊं इससे, फंक्शन तो पूरे नहीं बना रहे हैं हम, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, हमें तो केवल इतना चेक करना है कि ये f जो है फंक्शन है कि नहीं। हम f की सारी वैल्यूज नहीं निकाल रहे, ये मैंने मेरे मन से कुछ भी ये 4 वैल्यूज ले ली, ये कि ये क्या है इंटीजर में। तो पहले मैं पहली दो की बात करूं तो फॉर a = 2 और b = 3, ये मैंने मेरे मन से लिए। ठीक है, आप और भी वैल्यूज ले सकते हो। तो 2 इंटू 3 आएगा, कॉमा 2 + 3 आएगा, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, 3 2 6, 5। ठीक है, क्लियर लिए। अब फॉर अब मैं इन दोनों की बात कर लूं। ठीक है, फॉर a = -2, b = -3। ठीक है, तो b = -3, तो यहां पर मैं रखूंगा तो ये आ जाएगा a इंटू बी, मतलब -2 इंटू -3 यही होगा, कॉमा a + b मतलब -2 -3 यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे आएगा -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, कॉमा -2 -3 कितना होगा, -5 होगा। अरे ये क्या हुआ, 6 की एक इमेज 5 भी बन रही, 6 की एक इमेज -5 भी बन रही, ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 इज हैविंग 2 इमेजेस, कौन सी, 5 एंड -5, therefore f is not a function। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट a = 9 10 11 12 13 एंड लेट f = 8 tends to n बी डिफाइंड बाय f of n = the highest prime factor of n।
फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अब एफ ऑफ एन की बात कर रहे हैं, मतलब ये 9 10 11 12 13 की बात कर रहे हैं। अगर हम इनकी बात निकालें, अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 के प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब 3 ही इकलौता एक 9 का प्राइम फैक्टर है। फिर 10 की बात करें तो 10 के दो प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 एक 5, ठीक है। फिर अगर 11 की बात करें, 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर, 11 का प्राइम फैक्टर 11 होगा। 12 की अगर मैं बात करूं तो एक 2 होगा, एक 3 होगा, इसके अलावा कोई सा होगा क्या, नहीं होगा। एक प्राइम फैक्टर 2 होगा और एक 3 होगा। अरे प्राइम फैक्टर पता कि नहीं ऐसे निकालते हैं ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये 2 और 3 ही तो है इनके प्राइम फैक्टर, 2 और 3 ही तो है। और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर, तो 13 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, खुद का खुद 13 हो जाएगा। तो मेरे पास अब मुझे रेंज निकालनी, तो रेंज क्या क्या हो सकती है, एफ ऑफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो इसका तो हाईएस्ट की बात करें, अगर हाईएस्ट की बात करें, ये तो इकलौता है, इसका 3 है। इसका हाईएस्ट की बात करूं तो 5 है, इसका तो खुद 11 है। इसका हाईएस्ट की बात करूं तो 3 है, और ये तो खुद 13 है। तो ये क्या निकले, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकले। और हमें वही चाहिए, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बराबर क्या हो जाएगी, इन्हीं का सेट कहां से चालू हो रहा है, 3 5। अब यहां तो फिर से 3 आ रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं, 11 और 13। यही इसकी रेंज हो जाएगी, 3 5 11 13। इसी के साथ आपकी चैप्टर 2 पे बेस्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है समाप्त, और साथ ही चैप्टर भी होता है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।